फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मी एमर समरू। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 8060 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 27 से लेकर 30 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 27। तो सेक्शन नंबर 27 ये डिफ़ाइन करता है प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लारिक और सर्वेंट। के प्रॉपर्टी की पोजीशन वाइफ, क्लारिक और सर्वेंट के हाथ में, तो क्या समझा जाएगा। तो सेक्शन नंबर 27 के मुताबिक व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सनस वाइफ, क्लारिक और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ इन दैट पर्सनस पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। तो अगर किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की पोजीशन में है, क्लारिक के पोजीशन में या सर्वेंट के पोजीशन में, तो इस कोड के मुताबिक वो प्रॉपर्टी उस ओनर की ही पोजीशन में समझी जाएगी। एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं। तो अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररी और ऑन अ पार्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ क्लारिक और सर्वेंट इज़ अ क्लारिक और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। तो एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि किसी भी शख्स को आप आर्जी तौर के लिए या किसी ख़ास मौके के लिए क्लारिक या सर्वेंट के जो है एज आप रखें, तो इस कोड के मुताबिक वो शख्स जो है उस प्रॉपर्टी का क्लारिक और सर्वेंट समझा जाएगा, जिसे आप एज एम्प्लॉयड रखते हैं किसी टेम्प्ररी टाइम पीरियड के लिए या किसी ख़ास मौके के लिए, पार्टिकुलर ओकेजन के लिए। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन नंबर 27। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 28 की तरफ। काउंटर फिट। काउंटर फिट मीन्स सिंपली डुप्लीकेट, मीन्स ओरिजिनल चीज़ जैसी दूसरी नकल चीज़ बनाना। अ पर्सन इज़ सेड काउंटर फिट। उस शख्स को हम काउंटर फिट कहेंगे जो हु काजेज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर। वो शख्स जो ओरिजिनल चीज़ जैसी दूसरी नकल चीज़ बनाए। रिजेंबलेंस मीन्स के दूसरी चीज़ जैसी नकल चीज़ बनाए। ओरिजिनल चीज़ को मद्देनज़र रख के अगर कोई शख्स दूसरी नकल चीज़ बनाता है तो उसे हम कहेंगे काउंटर फीट। Intending by mean of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will hereby practice। तो सिंपली अगर कोई शख्स बदनीयत से दूसरी चीज़ बनाता है, नकल दूसरी चीज़ बनाता है या धोखे से बनाता है, या उस शख्स को हर चीज़ पता है, तो उस अमल को हम कहेंगे काउंटर फीट। तो सिंपली डिसेप्शन मीन्स के धोखाबाजी देना, ठीक है। रिजेंबलेंस मीन्स के नकल चीज़ बनाना, दूसरी चीज़ जैसी नकल चीज़ बनाना। तो अब मैं आपको काउंटर फीड के बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं आपको दूंगा करेंसी का। आजकल देखा जाए कि डुप्लीकेट, नकल ओरिजिनल से मिलती जुलती करेंसी बहुत चल रही है। क्या है ये, क्या है ये प्रोसेस, क्या है काउंटर फीट है। क्या है कि ओरिजिनल चीज़ को मद्देनज़र रख के नकल चीज़ बनाई जा रही है उसकी जैसी, तो उसे हम कहेंगे काउंटर फीट। नंबर 2, फुटवेयर। फुटवेयर जो हम जूते पहनते हैं, ओरिजिनल जो जूते हैं, ओरिजिनल जो ब्रांड हैं, जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, उनके सैंपल को, उनकी डिज़ाइन को मद्देनज़र रख के जो लोकल कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, काउंटरफीट करती हैं। वो उसकी नकल बनाकर अपने हिसाब से बेचती हैं, कम कीमत में बेचती है, डिज़ाइन वही होती है, सिर्फ ब्रांड का डिफरेंस होता है। तो ये क्या है, ये भी काउंटरफीट है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि नकल चीज़ बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि तकलीद जो है वो नकल हो, इमिटेशन जो है वो एग्जैक्ट काउंटरफीट हो, ठीक है। तकलीद जो है वो एग्जैक्ट काउंटरफीट नहीं है, तब भी खैर है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में आते हैं हम। तो सिंपली एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई भी शख्स एक चीज़ जैसी दूसरी चीज़ बनाता है, उस जैसी नकल चीज़ बनाता है, तो वो जो दूसरी चीज़ बनी है उसकी मुशाबत जो है ओरिजिनल चीज़ जैसी हो, जिससे कोई भी शख्स हमें बआसानी धोखा दे सके।
तो जब तक कंट्रारी प्रूव नहीं हो जाती हम उस शख्स को कुछ भी नहीं कर सकते। बट यकीनन एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने वाला वो शख्स जिसको हर चीज़ पता है, जो बदनीयती रखता है, वो बिल्कुल जानता है कि मैं ये धोखे वाला अमल कर रहा हूँ, तो वो शख्स काउंटरफीट की डेफिनेशन में आएगा। उसने जो अमल किया वो काउंटरफीट, वो धोखे वाला अमल किया। तो इसकी सज़ा क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी कॉन्सेप्ट दे रहा है कि काउंटरफीट क्या होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 29 की तरफ। सेक्शन नंबर 29 डिफाइन कर रहा है डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपली डॉक्यूमेंट्स जो टर्म है ये डिनोट करता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर बाय मीन ऑफ लेटर, बाय मीन ऑफ फिगर, बाय मीन ऑफ मार्क कुछ लिखा जाए, या इन मीन में से, इन चीज़ों में से एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों से कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर लिखी जाए, जिससे उस मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी एविडेंस मिलता है तो वो कहलाएगी डॉक्यूमेंट। तो सिंपली डॉक्यूमेंट्स मीन्स के ऐसा कोई दस्तावेज़ जिससे कोई भी मैटर से रिलेटेड एविडेंस साबित हो, प्रूव हो कि ये जो मैटर है ये बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर या मार्क्स के थ्रू प्रूव हो जाए, तो उस चीज़ को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि ये बात इतनी अहम नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरीके से, किस वसीले के ज़रिए लिखे गए हैं, बाय मीन ऑफ लेटर या बाय मीन ऑफ फिगर या बाय मीन ऑफ मार्क लिखे गए, ये इतनी अहमियत नहीं रखती। मेन ये चीज़ है कि उस दस्तावेज़, उस डॉक्यूमेंट का जो मकसद है वो है कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना, इस्तेमाल करना, या कि वो केस को प्रूव कर सकते हैं या नहीं। मेन मकसद ये कि वो डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये डिफ़ाइन कर रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन की तरफ। तो नंबर 1 इलिस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी हुई है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्त लिखी गई है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूज़ कर सकते हैं। या किसी के नाम पे जारी किया हुआ चेक भी एक दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट है। और आगे ये डिफ़ाइन कर रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियारनामा, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। या कोई नक्शा या कोई प्लान जिसे हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज एविडेंस प्रूव करें, एज एविडेंस यूज़ करें, तो उसको भी हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। या ऐसी कोई चीज़ लिखी हो जिसमें कोई डायरेक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो, तो उस रिटन चीज़ को भी हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो डॉक्यूमेंट का ये कुछ एग्जाम्पल थे जो इलिस्ट्रेशन में इस एक्ट के तहत बताई गई हैं। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये बात डिफ़ाइन कर रहा है कि वाट एवर इज़ एक्सप्रेस्ड मीन्स कि जो चीज़ कुछ भी लिखा हो किसी लेटर के ज़रिए, किसी फिगर के ज़रिए या किसी मार्क के ज़रिए, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन की हुई हो किसी मर्चेंटाइल के ज़रिए या किसी दूसरे यूजेज के ज़रिए, तो उस लेटर, फिगर और मार्क जो है वो इससे समझा जाएगा कि ये लेटर, ये फिगर या कोई मार्क्स है, तो वो इस सेक्शंस की मीनिंग में आएगी। तो हकीकत में लिखी हो, एक्चुअल एक्सप्रेस की हुई हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बातें हम एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की इलिस्ट्रेशन के ऊपर। तो इलिस्ट्रेशन में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि
में एक शख्स दूसरे शख्स को बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, उसके पीछे वो लिखता है कि पेएबल, वो हुक्म देता है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये पेएबल है, और ये इंडोर्समेंट की मीनिंग में आएगा कि जो मर्चेंटाइल एजेंट है वो चीज़ ये एक्सप्लेन करेगा कि ये जो बिल है वो उसके मालिक को पे किया जाएगा, और वो डॉक्यूमेंट जो है इंडोर्समेंट जो है वो रिटन में होनी चाहिए, और उसमें ये अगर ये लिखा है कि पे टू दी होल्डर, के उसके मालिक को वो पे किया जाए, या तो उसके बिल ऑफ एक्सचेंज में उसकी नौयत लिखी जाएगी कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज किस नौयत का है, और उसके ऊपर सिग्नेचर होगी, जैसे ही हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 30 की तरफ, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स के कीमती कोई चीज़ या कीमती कोई डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में इंक्लूड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कैसे डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन नंबर 30 में। तो सेक्शन नंबर 30 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो डिनोट करता है कि ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी शख्स का लीगल राइट क्रिएट हो या लीगल राइट की एक्सटेंड हो, वो महदूद हो, या वो ट्रांसफ़र्ड हो जाए, मुंतकिल हो जाए, या रिस्ट्रिक्टेड हो, या एक्सटेंग्विश, या उस लीगल राइट्स को रिलीज़ किया जाए, तो उस डॉक्यूमेंट को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट कहेंगे। या कोई शख्स ये माने कि कानूनी तौर पर मैं जो है इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ, या ये माने कि ये जो सर्टेन लीगल राइट्स जो हैं वो मेरे नहीं हैं, तो वो हर चीज़ जो लीगल राइट्स को क्रिएट करे उस डॉक्यूमेंट्स को हम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कोई प्रॉपर्टी है तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा लीगल राइट्स क्रिएट कर रही है। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट हमें रिलीज़ कर देती है, तो रिलीज़ की कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है, तो ये क्या है, हमें कोर्ट हमें ये हमारा लीगल राइट है कि हम लीगल राइट्स से हम जो है कोर्ट हमें रिलीज़ कर रही है। तो इस किस्म के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी या वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। तो नीचे एक इलिस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दिया गया है कि एक शख्स बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अपना नाम लिखता है, तो वो क्या करता है कि अपनी इंडोर्समेंट, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का जो राइट है वो ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे शख्स को। वो क्या है, एक लॉफुल होल्डर है, मीन्स कि ये एक लॉफुल तरीका है। तो ये जो इंडोर्समेंट है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, या ये जो प्रोसेस है वो क्या है, ये क्या है, एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। तो लाजमी है बिल ऑफ एक्सचेंज का राइट हम थ्रू डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमाइजरी नोट, दीज आर ऑल वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।